आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर्स। लेसन नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारा लेक्चर नंबर 15 जो है वो हाफ रह गया था, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा लास्ट पेज रह गया था और इसमें यह था कि पार्टिसिपेंट डायरी लॉग मीन्स कि जो हमारा एम्प्लॉय होता है जब वो कोई भी काम परफॉर्म कर रहा होता है या उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो अपनी डायरी में लिखता है, तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट डायरी और लॉग। इसके बाद हमारे पास हमारा अगला टॉपिक था और हमारा अगला टॉपिक था क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स, और इसमें हमारे पास जो है वो दो बल्कि नहीं तीन थी। तो जो दो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें एक जो है उसका नाम PAQ है और दूसरी का नाम है DOL, और जो हमारी थर्ड वाली है उसका नाम है फंक्शनल जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो हमारे MCQs में आ जाता है। तो PAQ स्टैंड फॉर पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरीज एंड द सेकेंड वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर। तो इसको आपने देख लेना है, और इसमें यही है पोजीशन एनालिसिस में क्वेश्चनरीज होती हैं और क्वांटिफाइएबल डाटा जो है उसको हम कलेक्ट करते हैं और देखते हैं। इसका सारा कंसर्न ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के से हवाले से होता है, वेरियस जॉब्स के हवाले से। जो हमारा DOL है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर, तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है रेटिंग का और क्लासिफाइंग का एंड कंपेयरिंग वर्चुअली एवरी काइंड ऑफ जॉब बेस्ड ऑन डाटा पीपल एंड थिंग्स। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं और रेटिंग देते हैं जॉब्स को, और ऊपर वाला जो है इसमें हम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको देखते हैं। और नेक्स्ट वन हमारा फंक्शनल जॉब एनालिसिस है। इसके बाद है यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने मल्टीपल सोर्सेज से डाटा जो है वो हासिल करना होता है। तो हमारी सोर्सेज हमारे एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, जॉब एनालिस्ट HR मीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एंड आउटसाइड कंसल्टेंट भी हो सकते हैं सुपरवाइज़र और मैनेजर। तो इनसे हम क्या करते हैं, अपना डाटा हासिल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का जितना हमें चाहिए होता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले लेक्चर की जानिब। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16 को। तो लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो इसमें हम रिव्यू करते हैं हमारी जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होती हैं उनको, और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं और ये जो स्पेसिफिक स्किल्स जिनकी हमें ज़रूरत है वो अवेलेबल हैं या उनकी ज़रूरत है हमें। तो ये हम सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ हमारे पास पर्सन्स अवेलेबल हैं या उनकी हमें नीड है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और इसमें हमारे पास हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में देखते हैं कि जितने अभी हमारे पास अफराद काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर इसी तरह से हमें लोग चाहिए होंगे। अगर एक काम को 10 बंदे कर रहे हैं तो 2 काम को 20 बंदे करेंगे। तो हम फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है वो हम ज़ीरो बेस्ड में करते हैं। और इसके बाद हमारा आता है बॉटम अप अप्रोच, एंड बॉटम अप अप्रोच में हम हर लेवल पे रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और इसके बाद एक एग्रीगेट फोरकास्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नीड्स बनाते हैं, यानी कि एक मजमूई मुसवदा पेश करते हैं कि इतनी हमारे एम्प्लॉयमेंट्स की नीड्स हैं, हर लेवल पे नीड्स को देख। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल मॉडल, और इसमें हम रिलेशनशिप को देखते हैं सेल्स डिमांड्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड इज़ अ पॉजिटिव वन। ये हमेशा मुस्बत ताल्लुक होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का सेल्स और डिमांड्स से। जितनी सेल्स और डिमांड ज़्यादा होती जाएंगी इतने एम्प्लॉयज़ की हमें
ज़रूरत होगी। इसके बाद सिमुलेशन, एक मैथमेटिकल मॉडल जिसके ज़रिए से हम रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जब जहाज़ चलाना होता है पायलट को, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में पहले ट्रेनिंग दी जाती है जहां वो जानता है कि किस तरह से चीज़ों को चलाना वगैरह है, तो वो होता है सिमुलेशन। तो रियल वर्ल्ड में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपने उसको कैसे डील करना है, इसको हम सिमुलेशन कहते हैं। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिक्वायरमेंट, कि एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी ये भी पता है आपको। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, डिटरमाइनिंग वेदर द फर्म विल बी एबल टू सिक्योर एम्प्लॉयज़ with the necessary skill and from what resources these individual may be obtained is called availability forecast, कि हमारे जो वर्कर हैं उनको जो स्किल्स चाहिए वो अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो वो कहाँ से ट्रेनिंग हासिल करेंगे, ये हमारा फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, और रिक्वायरमेंट भी सेम टू सेम है। देन हमारे पास हमारा अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फोरकास्टिंग। सरप्लस मीन अप्स एंड डाउन, यानी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्स एंड डाउन के शिकार हो जाती है। वाट कंपेंसेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी इंडिकेट्स अ वर्कर सरप्लस। अच्छा, जब रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबिलिटी इनमें सरप्लस आ जाता है, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, या तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं और आपके पास अवेलेबल बंदे कम हैं, और या फिर आपके पास अवेलेबल बंदे ज़्यादा हैं और रिक्वायरमेंट कम है। बेसिक तो यही होता है ज़्यादातर कि हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा अफराद होते हैं और जो हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं वो कम होती हैं। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं हायरिंग को, यानी कि हम ज़्यादा अफराद जो हैं उनको जो है हायर नहीं करते, और जो हमारे पास पहले से अफराद हैं वही हमारे पास ठीक है, और हमने अब हायर नहीं करने क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कम हैं और हमारे पास अवेलेबल बंदे ज़्यादा हैं। इसके अलावा रिड्यूस करते हैं आवर्स को, यानी जब हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास ओवर टाइमिंग लोग लगा रहे हैं तो हमें पे ज़्यादा देनी पड़ेगी, जबकि हमारे जब काम ही थोड़ा है तो हम उनकी ड्यूटी टाइमिंग जो है उनमें कमी पेशी कर देते हैं कि उनको ओवर टाइम ना लगाने दें, या अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो आप उसको काम वक्त को कम कर दें। अर्ली रिटायरमेंट जो है इसको आप कम कर देते हो, और ले ऑफ भी यही होता है पे वगैरह के लिहाज से। शॉर्टेज क्यों आती है वर्कर फोरकास्ट में? जब आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, मतलब पहले से प्रिडिक्शन देना बंद कर देते हो, तो उसकी वजह ये होती है या अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि आप फोरकास्ट सही तरह से नहीं कर सकते और यकदम आप किसी न किसी बहरान का शिकार हो जाते हो। तो फोरकास्ट का बेसिक ये होता है कि जब आपके पास लोग नहीं आ रहे फॉर एग्जांपल आपको लोगों की ज़रूरत है, लोग आपके पास नहीं आए, तो उसकी वजह ये थी कि आपने जो भर्ती करने का अमल था वो अच्छा नहीं बनाया, क्रिएटिव रिक्रूटमेंट नहीं थी, कंपनसेशन इंसेंटिव अच्छे नहीं थे आपके, और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके अच्छे नहीं थे, या डिफरेंट सिलेक्शन स्टैंडर्ड जो हैं वो भी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आपके पास लोग नहीं आए और आपके पास शॉर्टेज हो गया वर्कर फोरकास्ट का। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब, और ये हमारा है सक्सेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और ओहो ये मेरा गुम हो गया, 1 मिनट मैं ढूंढ लूँ, और इसको अब हम पढ़ते हैं अपने द फर्स्ट थिंग इज सक्सेशन। सो सक्सेशन का हमारे पास मतलब जो है वो होता है चेन, मतलब प्लानिंग की एक चेन या सीरीज़ या फिर स्टेप्स, ठीक है, और डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट अ क्वालिफाइड पर्सन इज़ अवेलेबल टू अज्यूम अ मैनेजरल पोजीशन वंस द पोजीशन इज़ वैकेंट। मतलब जो मैनेजर है, पहले हमारे प्लानिंग के प्रोसेस में हमें मैनेजर अच्छा चाहिए होता है, तो हमारा जो मैनेजर है वो हो हमारे पास अवेलेबल हो और क्वालिफाइड हो। इसके बाद हमारे पास आता है सक्सेशन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कंप्रिहेंसिव जॉब प्रोफाइल ऑफ द की पोजीशन एंड देन इंश्योरिंग दैट द की पर्सपेक्टिव आर प्रॉपरली डेवलप्ड एंड मैच दिस क्वालिफिकेशन। जो हमारा बेसिक मकसद है उसके साथ जो हमने सारी डिस्क्रिप्शन रखी है वो मैच होती रहे। इसके बाद है एचआर का हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस में हमारे पास पहले रिक्रूटमेंट,
मीन्स हमने भर्ती करने का जो सारा था स्पेसिफिकेशन वगैरह जारी कर दी, फिर हमने सिलेक्शन की और हमने हायर किया लोगों को, और इसके बाद हमने सोशलाइजेशन की। ये होता है द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन और द यूनिट इन विच दे विल बी वर्किंग। इसके बाद है रिक्रूटमेंट, और गोल ऑफ रिक्रूटमेंट है टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड पर्सन। हमने देखना होता है कि हमारे गोल क्या हैं रिक्रूटमेंट में, यानी कि हमने भर्ती क्यों करना है, लोगों को हायर क्यों करना है, तो अट्रैक्ट करना है या कैसे करना है। तो पहले तो अट्रैक्ट करना है क्वालिफाइड एप्लीकेंट को, और फिर जो नॉन क्वालिफाइड हैं उनको हमने डिस्करेज करना है ताकि वो स्किल्स हासिल करें। इसके बाद अगला टॉपिक कंस्ट्रेंट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ द जॉब, एंड गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है और लेबर मार्केट का भी इन्फ्लुएंस होता है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट्स होती हैं और ग्लोबल इश्यूज, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। इंटरनल भी हो सकते हैं फैक्टर और एक्सटर्नल भी होते हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट है तो वो एक्सटर्नली जो है वो हायरिंग के ऊपर असरअंदाज हो रही है बैरूनी तनाजुर के लिहाज से और बैरूनी माहौल के लिहाज से। अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जा रही है तो हमें भी अच्छे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज जो हैं वो होती रहती हैं। फिलॉसफी ऑफ द रिक्रूटमेंट मीन इंटरनल एंड रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल, यानी हमें अंदर से भी लोग चाहिए होते हैं और हमें बाहर से भी जो लोग हैं उनको हमने भर्ती करना होता है। ये रहा। इसके बाद हमारे पास आते हैं इथिकल इश्यूज़। इथिकल इश्यूज़ ये है कि जो हमने जॉब ऑफ़र करनी होती हैं अपने एक्सटर्नल और जो हमारे एक्सटर्नल हैं और इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनको कंपनी की पॉलिसी को देखते हुए, और इसके अलावा अनयूजुअल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनसे, और मैनेजर जो है वो भी इंश्योर करे कि फेयर और इक्विटेबल जो है ट्रीटमेंट हो सारे कैंडिडेट्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।